सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, आपने सुना होगा कि सच चाहे कड़वा हो लेकिन क्या होता है, सच होता है। हर तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है, आपने ये भी सुन रखा होगा। हर वाक़ये के हम ऐसे कह लें कि कई पहलू होते हैं जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। बाहसियत सहाफ़ी हम पर ये जिम्मेदारी होती है कि हम सच की तलाश में किसी भी वाक़ये के हर पहलू को देखें, ख़ासतौर पे वो जो छुपा हुआ पहलू है उसको तलाश करने की कोशिश करें और हक़ाइक़ को तोड़े मरोड़े बगैर आवाम के सामने रखें। जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसका मौक़िफ़ और जिस पर ज़्यादती करने का इल्ज़ाम है उसका मौक़िफ़ सुनना और सुनाना हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। एक ऐसा वाक़या जिसको हर TV चैनल ने रिपोर्ट किया, मीडिया पर इसे अगर मैं कह दूं बहुत हाइप मिली तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे। हमने भी वो स्टोरी अपने प्रोग्राम में मुतादिद बार कवर की है। वो है जी नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल। नकीबुल्लाह महसूद कौन था? उसको कत्ल क्यों किया गया? उसको कत्ल करने वाले कौन थे? क्या वो मुजरिम था या वो मॉडल था? इस तमाम वाक़ये का जिम्मेदार कौन है? क्या ये जाली मुकाबला था या असली मुकाबला था? नकीबुल्लाह के कत्ल का इल्ज़ाम जिस शख्सियत के सर पर है उनका नाम क्या आप सब जानते हैं जी, राव अनवार साहब, जो इस तमाम तर वाक़ये का मरकज़ी किरदार समझे जाते हैं। इस मुकदमे के कई ऐसे पहलू हैं जो आज तक नज़रअंदाज किए गए, इसलिए कि राव अनवार साहब ने उन पर अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, और अगर दिया भी तो अदालत में दिया, मीडिया पर नहीं दिया। अच्छा, वाक़या पेश कैसे आया? इस वाक़ये में क्या कुछ नज़रअंदाज किया गया? इस वाक़ये की असल हकीकत क्या है? और क्या राव अनवार साहब पर जो 400 से ज़ायद मावर कत्ल का इल्ज़ाम है इसमें कितनी सच्चाई है? ये जानेंगे खुद राव अनवार साहब से और कोशिश करेंगे कि नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल का मामला हल कर सके। राव अनवार साहब हमारे साथ मौजूद है। राव साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। सबसे पहले आप ये बताइएगा, मैं जानना चाहूँगी और तमाम नाज़रीन जानना चाहेंगे कि नकीबुल्लाह का असल नाम क्या था? उसे नकीबुल्लाह महसूद क्यों कहते हैं और कौन कहते हैं, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। नकीबुल्लाह नाम का जो शख्स ये बता रहे हैं वो शख्स का नाम नकीबुल्लाह नहीं था। अगर किसी के पास नकीबुल्लाह का शनाख्ती कार्ड है तो वो लाके इस मीडिया पे दिखा सकता है। उसका असल नाम नसीम उल्लाह था, जो कि एक पुलिस इनकाउंटर में 13 जनवरी को शाह लतीफ़ टाउन थाने के एरिया में एक SHO के साथ और उसके कुछ पुलिस मुलाजमन के साथ इनकाउंटर में मारा गया था। 4 लोग मारे गए थे, लेकिन उस वक़्त तक उसकी शनाख्त नहीं हुई थी। और ये शनाख्त जो है वो तकरीबन 17 जनवरी को बाहैसियत नसीमुल्लाह के नाम से हुई और 2 शख्स की शनाख्त मौके पे हुई थी, मौलवी इसाक और एक कोई नज़र जान था, जो कि SHO ने मुझे मैसेज दिया। वही मैसेज मैंने, जैसे कि होता है, मैंने फौरी तौर पे अपने वाला अफसरान को फॉरवर्ड कर दिया, जिसमें DIG थे, IG थे और एडिशनल IG कराची थे। उनको वही टाइमिंग उसमें देख सकते हैं, सारी है, वो व्हाट्सएप का मैसेज है, उसको कोई उसमें टाइमिंग नहीं चेंज कर सकता। मैंने बताया कि ये 2 आदमी इनकाउंटर में मारे गए, 2 मज़ीद और हैं, 4 लोग गए, लेकिन उसका हमें नाम नहीं पता था। बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि 17 जनवरी को जब ये चीज़ शुरू हुई तो 18 को एक नोटिस आता है कि जी इंक्वायरी होगी, नकीबुल्लाह मारा गया। मैं जब चेक करता हूँ तो डेड बॉडी नसीमुल्लाह की जाती है। मैंने कहा शायद इसको नकीबुल्लाह, क्योंकि अक्सर लोग नाम चेंज करके इस तरह के काम करते हैं। तो नकीबुल्लाह नाम के एक आदमी की 2 FIR निकल आती हैं हमारे पास। एक 92 FIR है 2014 की, और ये वाक़या 2018 का है, वो 2014 का वाक़या था। उसमें वो एक किडनैप करता है एक ठट्टा के जो है वो जागीरदार को, और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और वो फिर पुलिस से ही
एक इनकाउंटर में जो है कुछ 4 लोग मारे जाते हैं, जो कि पूरी कराची में किडनैपिंग, इंडस्ट्रियल एरिया वालों की किडनैपिंग करते हैं, जिसमें एक ग्रीन कलर की टोयोटा करोला होती है। हर एफआईआर में उसका नाम होता है कि ग्रीन कलर की टोयोटा करोला आई और आदमी को उठा के ले गई। तो वो गाड़ी में, उस गाड़ी के साथ हमारा इनकाउंटर होता है, 4 लोग उसमें मारे जाते हैं, एक मौके से गिरफ्तार होता है और बाकी लोग फरार हो जाते हैं, जिसमें नकीबुल्ला नाम का भी एक आदमी जो कारी एहसान उल्लाह पकड़ा जाता है, वो बताता है कि ये नकीबुल्ला जो है ये फरार हो गया है और बाकी जो है 4 मारे गए उनके नाम बताता है और इसके अलावा अपना बताता है। उसका भाई भी बाद में इनकाउंटर में मारा जाता है और कोर्ट उसको 25 साल की सज़ा देती है कारी एहसान उल्लाह को, और कारी एहसान उल्लाह इस वक्त 25 साल की सज़ा काट रहा है सेंट्रल जेल में। और मैं ये बात 19 जनवरी को जब सुबह इंक्वायरी शुरू होती है, क्योंकि वो मैसेजेस चलते हैं कि नकीबुल्लाह को मार दिया, फ़ोटो मुख्तलिफ चलते हैं, जबकि नकीबुल्लाह का जो डेड बॉडी लेके जाते हैं शनाख्ती कार्ड देते हैं, वो आपको शनाख्ती कार्ड ये स्क्रीन पे आ रहा है, आप ये देखें कि ये इसका शनाख्ती कार्ड 2014 में 11 में बनता है और 10 साल के लिए 2011 में। उस वक़्त इसकी उम्र 21 साल है। आप ये देखें ये आदमी 21 साल का लगता है। मैं नहीं, पूरी दुनिया में इसको चेक करा दें, पूरे मीडिया पे, पूरे पाकिस्तान को, ये 21 साल का आदमी उसको वो करते हैं। और फिर और उसकी ये वाली दूसरी तस्वीर दिखाते हैं कि मॉडलिंग करता था, जबकि वो आदमी ना मेरे एरिया में रहता था। उसका सोराब गोड का एरिया बताते हैं। उसके वालिद ने FIR कटाई कि मेहनत मजदूरी के लिए आया था। उसके ऊपर जो दोस्त उसके गवाह हैं वो कह रहे हैं कि वो बिज़नेस के लिए इधर दुकान लेने आया था। एक गवाह उसी में से कहता है कि जी वो तो स्टील टाउन में काम करता था, जबकि बाद में हमारी इतला, क्योंकि ये काम इतनी जल्दी गया कि 19 तारीख को 3 दिन का IG साहब ने टाइम दिया था कि आप इंक्वायरी कंप्लीट करें, लेकिन उसी दिन सेम 3 घंटे में ये चीज़ हो जाती है कि जी हमने कारी एहसान उल्लाह को फ़ोटो दिखाया, उसने कहा ये वो अला नकीबुल्लाह नहीं है। कारी एहसान उल्लाह एक मुजरिम था जो कि 25 साल की सज़ा खा रहा था। आप ये ID कार्ड और शनाख्त उस बंदे से करवाते जिसको किडनैप किया गया है, वो मुद्दई था, उसको पकड़ा है, उसके ऊपर पैरा देते थे। जी जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा राउत साहब, आपने बयान ये भी दिया था कि नकीबुल्लाह इस मुकाबले से पहले भी मतलूब था। अभी भी आपकी बातों से मैं बात कंक्लूड कर सकती हूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं, यानी वो इससे पहले भी मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस था? ये भी ज़रा क्लियर कीजिए। देखिए ये है ना, उस वक़्त कारी एहसान उल्लाह ने ही बताया कि नकीबुल्लाह हम सारी किडनैपिंग में भी है और पैसे भी लेके वो जाता रहा है और हब की तरफ निकल जाता है। और इसकी भी हमें इतला मिली कि ये हब में रहता है और ये ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे फैक्ट्रीज़ में जो है नौकरी करते थे और रात को इनकी ड्यूटी फैक्ट्री में होती थी, क्योंकि इनको पता है कि पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो रात को रेड करते हैं। अगर रात को रेड हो जाता था तो ये किराए का इनका जो मकान होता था ये वहाँ फिर सुबह नहीं जाते थे। इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि रात को रेड हुआ है, और अगर नहीं होता है तो ये दिन को चले जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग थे। तो बहरहाल मैंने एक सही चीज़ बताई। अगर मैंने ऐसे नहीं, कोई ऐसी बात होती ना मैं ये ID कार्ड देता, ना ओरिजिनल नाम बताता, ना मैं उसे इंक्वायरी में गया। अच्छा राउत साहब, आपके खिलाफ जिन्होंने गवाही दी, जिन्होंने आपके खिलाफ गवाही दी, जो खुद को नकीबुल्लाह का साथी या रिश्तेदार या दोस्त बताते हैं, क्या वो खुद भी जराइम में मुलव्वस थे? और गवाही देने वाले जो हज़रत अली हैं और ये जो खिताब, ये ज़रा बताइएगा ये कौन थे? देखें, जो इन्होंने 2 गवाह ऐसे रखे कि उनके तकरीबन 4 स्टेटमेंट हुए हैं। 2 पुलिस के पास हुए हैं, मुख्तलिफ अफसरों के पास, एक इंक्वायरी कमेटी में हुआ है, और 2 स्टेटमेंट एक मजिस्ट्रेट के पास हुआ है, और एक अभी जो हमारा केस चल रहा है ATC कोर्ट में, एक उस जज के पास हुआ है। 5 स्टेटमेंट मुख्तलिफ, 5 चीज़ें मुख्तलिफ। वो कुछ और बताते हैं, उनको डेट भी नहीं पता है। FIR में डेट लिखाई जाती है, पुलिस कहती है 3 तारीख को पकड़ा है, इंक्वायरी भी कहती है, तफ्तीश भी कहती है, फिर वो बाद में जो असल जिसको कहते हैं कि ये उसके साथ इन दोनों को भी पकड़ा था और पुलिस ने छोड़ दिया। 3 दिन रखा
और फिर पुलिस ने उसको दूसरी जगह ले गए, वहाँ शिफ्ट कर दी, आंखों पे पट्टी बांध दी, वो शिफ्ट हो गए। फिर वहाँ एक अफसर आया और कुछ इनको गवाही नहीं मिल रही थी मेरे खिलाफ। तमाम पुलिस के लोगों को इन्होंने प्रेशर दिया कि आप उसके खिलाफ गवाही दें। जिससे किसी ने गवाही नहीं दी उसको चालान कर दिया इन्होंने, सिर्फ इस बिना पे कि उन्होंने कहा कि जी हमने तो हमें देखा भी नहीं, ना हमें कहा गया, तो हम कैसे गवाही दे दें। तो वो लड़कों ने जिसने हज़रत अली और कासिम ने दी, वो कहते हैं कि हमें 2 दिन के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। एक आदमी मेरे पे इस तरह गवाही बनाई कि एक आदमी आया और उसने दरवाजे को खोला और हमने खुद ही पट्टी बांध ली। उसके बाद उसने हमसे नाम पूछा, पता पूछा, कौम पूछी और वो चला गया। और 17 तारीख को जब हमने सोशल मीडिया पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो वो तो हमें राव अनवर की आवाज़ नज़र आई। वो इतने एक्सपर्ट थे कि मुझे हज़रत अली और ये लोग आवाज़ से पहचान गए। और मैं एक एसएसपी जो सिर्फ नाम, पता और कौम पूछने जाएगा, वो तो फ़ोन करके पूछ सकता है, वो बुला सकता है अपने, मुझे क्या ज़रूरत है उस जगह जाने की या जहाँ थे। और ना वहाँ मेरी कोई लोकेशन है, उसको भी जाली करके। अच्छा राव साहब, ये भी बात मेरे जहन में आई, मुझे याद आया, जरा ये भी क्लियर कीजिएगा कि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं, जारी बात है, अब आपको लोग सुनना चाह रहे हैं, जानना भी चाह रहे हैं। नकीबुल्लाह के वालिद ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, आपको याद होगा, उसमें क्या बताया गया था कि जी उनके बेटे को आपने अबुल अस्फहानी रोड से गिरफ्तार किया था और उसके साथी हजरत अली के साथ, और दूसरे दिन हजरत अली को छोड़ दिया गया था। इसमें कितनी सच्चाई, एग्जैक्टली यही बात है या आप कुछ और मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं? उसमें एफआईआर में यह है कि उसके साथ 2 लड़के उठाए, हज़रत अली और कासिम का नाम लिखा और उनको वहाँ से उठाया गया और मेरे साथियों ने उठा दिया। मेरे कौन से दोस्त थे, मेरे कौन से आदमी थे, पुलिस तो सबका, पुलिस मुलाजिम सरकारी तनख्वाह लेता है, वो अगर मेरा आदमी है तो डीआईजी का भी है, एडिशनल आईजी का भी है, आईजी का भी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी है। तो वो तो डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं। और वो भी एक चौकी इंचार्ज पे ये इल्ज़ाम लगाया और सिपाहियों पे लगाया। उसका अगर बॉस है तो एसएचओ है, उसके बाद डीएसपी है, फिर एसपी है, उनको किसी को नहीं पूछा गया। एक चौकी इंचार्ज से सीधा मेरे पे जंप मारी और उनसे ये कहलवा दिया गया कि ये है ना, इस तरीके से ये चीज़ हुई। जबकि हज़रत अली का एक भाई जिसका नाम खिताब था, वो 2012 में उसने एक पुलिस वाले अनवर को शहीद किया था और उसकी एफआईआर है थाना मंगोपीर की, मंगोपीर पुलिस स्टेशन की है। उमर खताब की डेड बॉडी हज़रत अली के बाप ने, दोनों का आईडी कार्ड पे एक ही वल्दियत है, उसने रिसीव की है और उसने कोर्ट में अभी कंसर्न जज के पास कबूल किया है कि ये मेरा, उसकी हमने अटेस्टेड कॉपी ले ली है कि मेरा भाई जो है पुलिस की टारगेट किलिंग और कानून नाफिज करने वाले अदारों की टारगेट किलिंग में था और ये उसका ताल्लुक जो है तालिबान लोगों से था, जहादी तंजीमों से था। तो लिहाजा जो है अब इसमें क्या रह जाता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि सबका ताल्लुक वज़ीरिस्तान के गवाह हैं। कोई इंडिपेंडेंट गवाह अबुल हसन इस्वानी रोड से, जो कि वहाँ बहुत बड़ी एक शिया अब्बास टाउन है, शिया ज़रात की आबादी है। इसके अलावा जो है दूसरे पंजाबी लोग रहते हैं, अक्सर है ना सिंधी ज़्यादा हैं वहाँ, लेकिन ऐसा कोई गवाह इनको नहीं मिला सिवाय इसके के और कोई नहीं मिला। और जो गवाह है हर एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ठीक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जी जी, आपने बड़ी मासूमियत से भी कहा। अब इसमें क्या रह जाता है, तो फिर एक सवाल रह जाता है जहन में, वो सवाल ये कि फिर आप रूपोश क्यों हुए? अगर आप बेकसूर थे तो उसी दिन सामने आकर आप अपने खिलाफ इल्जाम का दिफा करते, क्यों नहीं किया? देखें आज मैं आई होप कि आपको सवाल बुरा ना लगा हो, लेकिन जाहिर बात है बाहर ज़हन में आता है सवाल। बिल्कुल आपने सही सवाल किया और मैं उसका जवाब देता हूँ। उसमें ये हुआ कि जब है ना 19 तारीख को इंक्वायरी शुरू हुई, 11 बजे का टाइम था, 12:30 बजे इन्होंने कहा कि आप चले जाएं, जुम्मे की नमाज है, लिहाजा 19 तारीख को जुम्मा था। नेक्स्ट डे जो शाम को हम फिर दोपहर को 3 बजे मिलते हैं और 3 बजे डीआईजी ऑफिस का टाइम रखा गया और जिसमें मैं फ़ोन करके पूछता रहा। मैंने अपना एसएचओ भी भेज दिया, सब भेज दिए, सारे हम वहाँ पहुँच गए। मैंने कहा कि जब ये आते हैं, ये कोई 7:30 पौने 8 बजे तक कोई इंक्वायरी टीम का मेंबर नहीं आया। इन्होंने एक एसएसपी ईस्ट थे जो कि उस इन्वेस्टिगेशन का वहाँ का इंचार्ज था, जुल्फ़कार नाम था, मेहर, उसने मेरे एसएचओ को कहा कि आप राव साहब के ख़िलाफ़ बयान दे दें तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा जिसने इनकाउंटर किया, नहीं तो हम आपको गिरफ़्तार समझें अपने आप को। इससे पहले उसको डीआईजी सुल्तान
अच्छा। ख्वाजा ने कहा कि आप है ना जो है इसके खिलाफ बयान दे दें। सुल्तान खोजा ने कहा तो राव के खिलाफ बयान दे दोगे तो हम आपको छोड़ देंगे, बोलेंगे इसी ने करवाया है। लेकिन उसने कहा कि सर ऐसी चीज़ नहीं है, मेरा सही है, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ। वो अपना बयान इनको इंक्वायरी कमेटी को देकर आया है। उसने मुझे ये बात बताई, मैंने कहा अच्छा चलें छोड़े। लेकिन शाम को जब उसने ये कहा कि ये एसएसपी ने मुझे ऐसे कहा है और ये हमें इस मूड में कि गिरफ़्तार कर लें बिला वजह इंक्वायरी करने से पहले ही पहले, तो उस वक़्त फिर वो एसएचओ वहाँ से और उससे पुलिस वाले स्लिप हो गए। लाजमी कोई आदमी क्यों बेगुनाह जाके गिरफ़्तार होगा, उसकी एक फैमिली होती है, उनको टेंशन देगा वो। खैर मैं अपने उधर ही था। सर यानी आपकी बातों से कंक्लूड किया जा सकता है कि आपके अपने ही आपके खिलाफ साजिश करते रहे? जी बिल्कुल, हमारे तो देखे ना हर डिपार्टमेंट में, क्या हर महकमे में, हर बिजनेस में, हर चीज़ में लोग आपस में जेलेसी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब एक आदमी को मुझे टारगेट करने के लिए उन्होंने फिर जो है सबको बेगुनाह वो बंद किया। लेकिन जब मैंने ये सुना रात को कि इन्होंने तो एक इनिशियल रिपोर्ट बना दी है कि सब जिम्मेदार मैं हूँ और इसको गिरफ़्तार कर लें, इसको तो बिल्कुल हमने छोड़ना नहीं है, एफआईआर करेंगे ये, तो उस वजह से फिर और मेरा ट्रांसफ़र भी कर दें, लिहाजा जो है फिर मैं कराची से बाहर चला गया। मैं इस तरीके से क्यों एक पुलिस अफसर जो दहशतगर्दों से लड़ता अच्छा ठीक है, आप इस तरह बाहर गए, ठीक, जो क्रिमिनलों से लड़ता रहा जी। वो कैसे अपने आप को वो जाके उन क्रिमिनलों के साथ बंद हो जाए? बड़े अफसोस की बात होती है, बड़ा दुख होता है कि आदमी इस तरह। अच्छा राव साहब, आपने एक जेलेसी का वर्ड यूज किया, आपने कहा कि डिपार्टमेंट में जेलेसी होती है और अपनों को होती, सारी बातें पे साजिशें होती है, आपने जिक्र किया 444 अगर मैं गलत नहीं हूं आपने इनकाउंटर्स किए। मुझे बताइएगा कि जरदारी साहब ने आपके बारे में एक बार बोला कि जी ये अच्छा बच्चा है, तो कहीं आपको ये तो नहीं लगता जो आपसे जेलस होते हैं उसमें जरदारी साहब की जो इजहार मोहब्बत था आपके साथ उसका भी बड़ा किरदार होगा? 1995 में कराची की बहुत बुरी हालत थी। रोज़ाना की 35 से 50 टारगेट किलिंग होती थी, जिसमें पंजाबियों को मारा जाता था, पठानों को मारा जाता था, सिंधियों को मारा जाता था। बाकायदा टारगेट किलिंग होती थी। पिशावरी चप्पल, सिंधी अजरक, टोपी ये देख के मार दिया जाता था। एक थल्ले वाले थे मुल्तान के पंजाबी जो ईंटों के थल्ले पे काम करते थे, एक साथ 9 या 11 आदमियों को वहाँ खड़ा करके गोली मार दी गई। इस तरह की किलिंग होती थी। उस दौरान जो किलिंग करने वाले थे, जिन्होंने उसको मारा कैप्टन आमिर को जो कि रेंजर्स के थे, इसके अलावा उस फारूक दादा ने उसको सलीम मलिक को मारा जो कलेक्टर था कस्टम का और पीर साहब पगाड़े का दामाद भी था। उनके भाई भी शहीद हुए पेशावर में, डीआईजी साद मलिक, ठीक है। उसको कलेक्टर को कस्टम कराची में कस्टम कलेक्टर को कराची में इन्होंने शहीद किया। हमारा एसएचओ सादिक था, उसको शहीद किया। वो नॉमिनेट थे एफआईआर में, फारूक दादा पटनी, और उसमें 65 उसके ग्रुप पे 4 लड़के थे, 65 लाख का इनाम था, जिसको मैंने 2 अगस्त की सुबह इनकाउंटर में मारा और वो हमारे साथ इनकाउंटर में मारा गया और बड़ी तादाद में असला निकला, रॉकेट लॉन्चर, जिसमें मुझे आईजी सिंध थे उस वक्त अफजल अली शिगरी साहब, उन्होंने मेरा प्रमोशन भी रेकमेंड किया, इनाम भी और सितारा शुजा जो मुझे मिला भी, इनाम भी मैंने लिया। लेकिन मैंने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन उस वक्त नहीं लिया, जो कि मेरे मुतालिक ये बातें भी चलती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में किसी का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 2013 में इन सब प्रमोशंस को ख़त्म कर चुकी है पूरे पाकिस्तान, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान, सिंध में। तो ये सारी बातें गलत हैं। मेरे बेच के तमाम ऑफिसर लड़के जो भी 1982 में हमारे साथ भर्ती हुए हैं, 49 थे, सब। चलें आप इन बातों की तरदीद करते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा राव साहब, आपके मुताबिक इस पूरे वाक़ये में एक ऐसे फ़र्द को भी नामजद किया गया था जिसका ताल्लुक ना पुलिस से है और ना उसने कभी पुलिस डिपार्टमेंट की, आपने कहा शक्ल तक भी नहीं देखी, वो है आपका भांजा। इस बारे में ज़रा बताइएगा। मेरा भांजा था, आमिर नाम है उसका, आमिर शरीफ। उसको वो मुझे एक इंटेलिजेंस की इत्तला थी, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ इतनी थ्रेड लेटर्स हैं, हर बैंड ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे मारने की धमकी दी है और ये लेटर मैं नहीं बनाता हूँ, ये लेटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको इंटेलिजेंस अदारे देते हैं। यहाँ तक कि देखें, अमेरिकन्स जो बात करते हैं वो तमाम बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलकायदा भी है,
उसमें टीटीपी भी है, उसके अंदर जो है टीटीपी सवाद भी है, फजल रहमान मौलाना का भी है, और उसमें खुरासानी ग्रुप भी है, उसमें लश्कर जंगवी भी है, दाइश भी है। ये सब अमेरिकन ने बैंड की हैं, और वो अमेरिकन और ये इन सब ने मुझे थ्रेड लेटर दिए हैं। ये मैंने एक बुक बनाई हुई है इस थ्रेड लेटर्स की, पूरी ये बुक है। शायद पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में किसी पुलिस अफसर या किसी सरकारी अफसर को इतनी थ्रेड लेटर्स नहीं है। 2 दफ़ा मेरे पे खुद सुसाइड अटैक हो चुका है, एक दफ़ा 2012 में हुआ है, उसकी आपको नेट पे तमाम वीडियो मिल जाएगी। मेरी APC पे हुआ जिसमें मैं बच गया, मेरा पुलिस के लोग एक आध ज़ख्मी हुए, लेकिन जो साइड में बाहर लोग थे उसमें 7 लोग मर गए। किसी की ठेला उड़ गया, क्योंकि हम जो थे उसमें बख्तरबंद गाड़ी में थे, बम प्रूफ में, लेकिन हमारी गाड़ी के टायर और सब कुछ टैंक वगैरह तबाह हो गया। तो बात ये है कि ये मुझे तो इतने थ्रेड लेटर्स हैं, सारी चीज़ है। और मैंने जैसे कि बताया कि उस ज़माने में मैं MQ से लड़ा जो कोई नहीं लड़ता था, उसमें मैंने सिर्फ 2 गैंग मारे उनके, दूसरा था फ़हीम कमांडो गैंग। 8 आदमी टोटल मेरे से इनकाउंटर में MQ के मारे हैं, और मेरे पे हज़ारों। अच्छा राव साहब, और भांजे का क्या था इसमें? उसको नामजद करना, ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, जरा क्लियर कर दें। जी जी जी, क्या कौन सा पॉइंट जी? हेलो, आपके भांजे से मेरा भांजा जो है उसको इन्होंने क्लियर कीजिएगा। उसको इन्होंने बिला वजह, तो मेरी ये इतला थी, तो उसमें ये कहा था कि आपके खाने में भी कुछ मिला सकते हैं। तो मैंने सिर्फ, वो मेरा बेचारा खाना लेकर आता था, वो प्राइवेट पर्सन था, मैंने उसको कहा कि आप कुछ अरसे छुट्टी ले लें, मैं भी है ना वो आपकी जगह पे कह देता हूँ। उसको मैंने छुट्टी दिलवा के और अपने पास बुला लेता था। वो मेरा खाना सिर्फ लेकर आना और जाना था, कोई पर्सनल काम होता था करता था। अच्छा। उसकी किसी जगह पे कोई वीडियो थी और कर ली, उस दिन इनकाउंटर में नहीं था वो, अगर होता तो उसको बेचारे को इनकाउंटर में डाल देते। लेकिन उसके लिए कहा गया कि ये जो है नकीबुल्लाह मर्डर केस में बाकायदा 21 ग्रेड का अफसर है आफ्ताब पठान, उसने लेटर लिखा जिसको JIT का सरबरा बनाया कि नकीबुल्लाह मर्डर केस में, लिहाजा इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को लिखा, इसका नाम ECL में डाल दें, और उन्होंने ECL में डाल दिया। उसके बाद ना तो वो नकीबुल्लाह के केस में चालान हुआ, ना उसकी कोई लोकेशन थी, ना वो है ना जो है किसी JIT में उसको वो उसके खिलाफ कोई एविडेंस आई तो आप उसको निकाल देते। इन्होंने नहीं निकाला, मजबूरन हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा, और हाई कोर्ट ने अभी पिछले कोई 15-20 दिन पहले, महीना पहले ये ऑर्डर किए कि इसका नाम ECL से रिमूव करें। एक आदमी को आपने 1.5-2 साल जो है उसको बिला वजह वो किया, और उसको पुलिस का हेड कांस्टेबल कह रहे थे। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर होता है, कहाँ था आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर? इतनी अंधेर नगरी थी कि इतनी एक अफरा तफरी थी कि एक आदमी को बस पागल हुए थे कि इसको किसी तरह हम पॉइंट आ गया। अच्छा, इसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है, 1 से 1.5 मिनट है, कुछ चीजें ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी, अहम सवाल। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अभी आपने MQM का जिक्र किया, तो मेरे जहन में एक सवाल है कि MQM भी आप पे इल्जाम आयद करती है कि जी आपने बड़े जाली इनकाउंटर्स किए, वो ये कहते हैं, असली नहीं कहते उसको, यानी मावरे अदालत कत्ल कहते हैं। जरा इस हकीकत से भी पर्दा उठाइएगा कि वो आप पे इल्जाम लगाते हैं। 2 गैंग थे, और ये भी 95 में ये हुए हैं, आज से 24 साल पहले, 25 साल पहले। और उसके लिए बड़ी है ना, उस वक़्त तो बहुत सारे अभी ऐसे मीडिया वाले जो उस वक़्त अखबार में लिखते थे और किसी मैगज़ीन में लिखा करते थे, फ्राइडे टाइम्स में, वो तो इतने MQM से डरते थे कि अपना नाम सही नहीं लिख के, और उन्होंने वो छापा है कि MQM का एंड हो रहा है फारूक दादा के मरने पे, और ये बहुत बड़ा वो किया। और अभी फ़हीम कमांडो और राव अनवार को मारेगा या धमकी देगा, जो भी है, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने की। तो ये तो 95 में ये 2 गैंग है। उसके बाद वो मुझे बता दें, वो लिस्ट आपको भी दे दें, पूरे पाकिस्तान के मीडिया को दे दें, और लोगों को दे दें कि ये 8 के अलावा 9वां आदमी कौन सा हमारे से इनकाउंटर में मारा गया। वो तो मैं उस वक़्त SHO था, खुद लीड करता था पार्टी को, अब मैं SSP था। मैं सिर्फ और सिर्फ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और अपने साथियों का हौसला बढ़ाता था कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वो समझते थे कि हम करेंगे या हमें तालिबानों ने देखा तो मार देंगे, तो मैं उनके आगे खड़ा करता था। ठीक है जी। अली रजा, जिसको आपका प्राइवेट गनमैन भी कहा जाता है, उसने आपके खिलाफ सब कुछ उगल दिया, ये क्या कहानी थी? और भी बहुत सी चीज़ों की गुत्थी सुलझाएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ हैं, आप देखते रहिए, ऐसे नहीं चलेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। आज राव अनवार साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। राव साहब, इस तमाम तर वाक़े की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक और किरदार है जिसके हवाले से मैं बात करने जाती थी, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। उसका नाम है जी अली रज़ा। अली रज़ा को आपका प्राइवेट गनमैन भी कहा गया है। उसके मुतालिक मज़ीद क्या रिपोर्ट हुआ, पहले रिपोर्ट हम नाज़रीन को दिखाएंगे, फिर राव साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। रिपोर्ट देखी नाज़रीन ने, राव साहब आपने भी देखी सुनी, आपके सामने PGM होगा। अच्छा जी राव अनवार साहब, ये अली रज़ा जिसने आपके खिलाफ अगर मैं कहूँ सब कुछ ही उगल दिया तो गलत नहीं होगा, आजकल ये कहाँ पर और कौन सी जेल में? साथ ही मैं जानना चाहूँगी जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, जिस तरह कि आपके बारे में कहा जाता है, मैं 444 एनकाउंटर किए, तो बड़ा माइंड ना कीजिएगा, लाइट नोट पे कह रही हूँ, बहुत से लोग डॉन टाइप करेक्टर समझते हैं, डॉन है कोई, तो अगर इतने बड़े आप डॉन हैं तो इसने आपके खिलाफ सब कुछ उगल दिया, आपसे डरा नहीं है? बात यह है कि मैं कोयटा में मेरी पोस्टिंग थी और ये कोई प्राइवेट आदमी नहीं है, ये पुलिस का हेड कांस्टेबल था। कोयटा में 2-3 दफ़ा इतने बुरे हालात हुए, बुगटी साहब का जब वाक़या हुआ तो उसमें लाइन आर्डर इतनी सिचुएशन ख़राब थी कि अक्सर पुलिस वाले इतने हंगामा आराइयाँ हुई और वो कोई भाग गया, कोई कुछ हो गया, तो ये खड़ा रहा, साथ रहा। बिल्कुल इसने जो है आगे से हर चीज़ मेरे साथ मिल के मुकाबला किया। तो वो चीज़ें मैं इसकी देखते हुए जब मैं कराची वापस पोस्ट हुआ तो मैंने इसको ऑन डेपोटेशन अपने पास लिया और ख़ुद फ़ोन करके बाकायदा IG से रिक्वेस्ट करके, एडिशनल IG जो कोयटा थे उनसे, ये मेरे पास था। और इत्तेफाक की बात है कि ये 9 जनवरी को 8 दिन की छुट्टी लेके चला गया था और 16 को ये वापस आया और गया भी बाई एयर कोयटा और बाई एयर ही कोयटा से वापस आया। इसको इन्होंने 7 फरवरी को पकड़ के, और ये है ना मेरे ख्याल में वीडियो 10-12 फरवरी की है, इसको चलाया कि उसके ख़िलाफ़ और भी बातें की कि ये प्राइवेट गनमैन है और उसको कोयटा से इन्होंने पकड़ा, किडनैप किया। वो यूट्यूब पे आपको इसकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप इसका नाम डाल दें रज़ा मोहम्मद और गनमैन राव अनवार। पूछना चाहूंगी, अच्छा मैंने गलत तो नहीं सुना? आप कह रहे हैं आपने खुद रिक्वेस्ट की और आपने रिक्वेस्ट करके इसको बुलाया अपने पास? जी, क्योंकि एक पुलिस वाला था और मेरा गनमैन पुलिस वाला हो सकता है, प्राइवेट आदमी नहीं हो सकता। और वो आपके खिलाफ ही बोलना शुरू हो गया? अच्छा, अब वो मेरे खिलाफ इन्होंने कहा कि जी, उसने तो कहा कि मैं तो ये है ना जो है उनको पकड़ता था, लोगों को कत्ल करता था, पैसे मांगता था, 10-10, 20-20 लाख अगवा करता था, रखता था। ये सारी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी चीज़ें, सारे इन्होंने मीडिया को बताया और ये प्रोपेगेंडा किया और इसको इल्लीगल डिटेन किया। कोयटा से लेके यहाँ अपने पास इल्लीगल डिटेन किया और फिर इसको 1 अप्रैल को छोड़ दिया और ये एंट्री करके छोड़ा कि 24 घंटे पहले हमने रज़ा मोहम्मद को पकड़ा और वो एक भैंस के बाड़े में काम करता था और उसके बाद है ना मशकूक लगा और अब हमने चेक किया और इसको हमने जाने दिया। ये एंट्री करके उसको CID में बंद करके रखा, 1.25 महीने उसको कैद रखा, इतना ड्रामा किया मुझे बदनाम करने के लिए और कि मैंने, ये मेरा आदमी है, किडनैपिंग करता है, मर्डर करता है, नकीबुल्लाह का केस उगल दिया। तो इससे तो बड़ी एविडेंस। अभी कहाँ पर है ये अभी ये कोयटा में अपनी नौकरी कर रहा है। हाल ही में अभी इसका प्रमोशन लिस्ट में नाम आया है एज ए ASI इस वक्त। ये प्रमोशन? जी, और इसको क्योंकि रिलीज कर दिया कि ये बेगुनाह है। अच्छा, तो ऐसा इस क्या बेचारे को क्यों सजा दी? प्रमोशन भी मिली है, जरा ये भी बताएगा। आपको तो पता होगा क्या खास किया है? जी मुझे प्रमोशन करने के लिए कुछ खास करना जरूरी होता है ना? क्या नहीं, वो उसका रूटीन में, वो रूटीन में अब रूटीन में है क्योंकि वो एक सीनियर हो चुका है, इस वजह से कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन वो अपनी नौकरी कर रहा है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहा है, उसको आपने क्यों छोड़ दिया? इससे बड़ा तो गवाह, अच्छा राव साहब, वैसे पक्का गवाह नहीं था जो बातें आपने की हैं। का इज़हार करना चाहूँगी आपके सामने भी, पूरा पाकिस्तान से बाहर भी हमारा चैनल देखा जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में इतनी साजिशें होती हैं और अपने गिराते अपनों पे निशेमन पे बिजलियाँ, ये भी मुझे याद आ रहा है। अच्छा जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है पुलिस वाले इस साजिश में वो लोग हैं जो कि जिनके रैंक बहुत बड़े हैं और ये अक्सर एम्बेसियों में जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक की, वहाँ मिलते हैं बग़ैर
कोई गवर्नमेंट की परमिशन के, जबकि सरकारी अफसर नहीं मिल सकता। ये तो इस जरगे में भी गए, ये इंडिपेंडेंट है। पुलिस का क्या काम है जरगे में जाके बैठना? कमेटी के 3 अफसर जरगे में बैठे हुए थे यूनिफॉर्म में। कभी जरगा जो है वो हाई कोर्ट ने बैंड किया है, कोई आदमी जरगे में जा नहीं सकता है। ठीक है जी, तो ठीक है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल साजिश है। ये इसमें एक बाकायदा एकदम इसको ऊपर लेके गए। इसमें साकिब निसार को फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, जो कि उनका राइट हैंड था और जो हर चीज़ में रिलीव लिया करता था, उसने शाहरुख जतोई का दोबारा केस उठा के कहा कि इतनी डिमांड की, लेकिन उसकी जब डिमांड नहीं पूरी हुई तो उसको उन्होंने फंसाया। उसके बाद उसने नेशनल हॉस्पिटल वाले उनको कहा कि वो बची हुई है, इसमें आप इतना उसका मुआवजा दें, वो नहीं किया उन्होंने। उनको आज तक है ना उसमें रगड़ा दिया उसके ज़रिए। तो मतलब ये कि ये सारी चीज़ें और तमाम एडी खोजा के जो केसेस थे, एडी खोजा आईजी के, वो तमाम फैसल सिद्दीकी लड़ता है। उसको सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिलाया, उसको हाई कोर्ट से जो है वो किया, और वही अब इस नकीबुल्ला के केस में जो है हमारे खिलाफ वकील है, और उसकी बीवी को भी उसने इसमें शामिल कर लिया। अभी पिछले दिनों उसने एक फेरियर हॉल में पत्थर लगा के कि जी 444 आदमियों की ये कब्रें जो बेगुनाह मासूम लोग थे, वो मुझे मेरे ज़हन में एक सवाल आया है, मासूम लोग मुझे आपके खिलाफ ये साजिशें हैं। ठीक है जी, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, और ख़ुद मेरे ख्याल से जब आप अपनी वकालत जब हम खुद करते हैं तो हम सबसे बढ़ के सब कुछ बता सकते हैं कि हमारे साथ क्या क्या कुछ हुआ, और तमाम नाज़रीन आपको सुन रहे हैं। मुझे बताइएगा, अमेरिका भी आपके खिलाफ साजिशों पर उतर आया है। ये मैंने आपको ही एक प्रोग्राम में कहते हुए सुना था कल। अमेरिका ने आप पर पाबंदियां लगाई हैं, कहा है कि जी आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस थे, ज़मीनों पर कब्ज़ा, भत्ताखोरी में मुलव्वस थे, और आपने कहा ये इंटरनेशनल साजिश हो रही है आपके खिलाफ। मैं चाहती हूँ मेरे प्रोग्राम में भी ज़रा आप बताएं कि किस किस्म की साजिश है, अमेरिका को आपसे क्या दुश्मनी है, अमेरिका ने ऐसी साजिश करने का क्यों सोचा, इकनॉमिक ये सैंक्शंस हैं, क्या वजह है इसकी, आप बताइएगा ज़रा। मैं एक वाहिद राव अनवर के ख़िलाफ़ अमेरिका क्या साजिश करेगा और उसको क्या करेगा, उसने मेरे ज़रिए कुछ और चीज़ें हासिल करना चाहता है, कह सकते हैं। हाँ जी जी, मेरे ज़रिए और आता है। मैं तो एक वाहिद आदमी हूँ, क्या कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। एक SSP था और वो भी मेरी नौकरी ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो गई है तकरीबन। और तो मैं तो है ना कोई मामूली आदमी हूँ, मुझसे अमेरिका क्या वो करेगा। लेकिन ये मेरे ज़रिए मुल्क को, हमारे को बदनाम कर रहा है, कश्मीर काज को नुकसान दे रहा है। उसको कश्मीर में इतने लोग फौत हो रहे हैं और उनको वो नहीं नज़र आ रहा है। उधर क्या क्या बेहुरमतियाँ औरतों की हो रही हैं, बच्चों को आज तक इंटरनेट सर्विस बंद है, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, ईद तक की, जुम्मे की भी। तो वहाँ उनको कोई चीज़ नहीं नज़र आती, फ़लस्तीन में नहीं नज़र आती, इराक़ में कुछ नहीं नज़र आता। क्या किया, ख़ुद अपने मुल्क में 3000 उनकी पुलिस काला मारती है, ब्लैक। ख़ुद उन्होंने 93 में शिकागो और अमेरिका में न्यूयॉर्क में बेताशा उनके मेयर्स के अंडर पुलिस होती है, 2 मेयर्स ने उधर है ना जो है क्रिमिनल्स की किलिंग कराई है, जब जाके उनका कंट्रोल हुआ है। आज टाइम स्क्वायर पे लोग जाते हैं, रात को 2 बजे तक बैठते हैं। अपनी जगह तो वो हर हालत में सेव करते हैं। डॉक्टर आफिया को उठा के ले गए, क्या वो भी अमेरिका ने सही किया है? मुझे ये लोग जवाब दें। ये सिर्फ़ और सिर्फ मोदी को, जो कि नरेंद्र मोदी देखें ख़ुद बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों में अमेरिका ने उसको भी इसमें रखा था, और उसको जब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ उसको निकाल दिया। अब है ना जो है वो मेरे ख़िलाफ़ वो ये चीज़ है, और मेरे पे वो जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो यही जो लोग ये बातें करते हैं, जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, जो वहाँ से पैसा लेते हैं, NGOs बने हुए हैं, सिविल सोसाइटी वाले, फ़ौरन निकल के कोई भी मुल्क के ख़िलाफ़ बात हो जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो, वो अपने मुल्क का मसला इतनी उस तरीके से करते हैं, उनको ब्रीफिंग देते हैं, मीटिंग्स करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की अगर कोई किसी पे जुल्म हो, हमारे मुल्क के बच्चे 16 दिसंबर को जो है 2014 में इनको पेशावर में शहीद किया, 150 बच्चा, और 100-150 बच्चे को नाकारा किया। उनके लिए कल 16 दिसंबर में किसी NGOs ने कराची के जो ये बने हुए हैं, वो उसकी वाइफ ने, फैसल सिद्दीकी ने, उनका किसी का फ़ोटो, किसी की कब्र नहीं बनाई, किसी के लिए एक शमा नहीं रोशन की।
जबरान नासिर नाम का आदमी जो हर वक्त बैठ के, ये सिर्फ टोटल 3-4 लोग हैं मेरे खिलाफ कोई कराची का मुझे बिजनेसमैन बता दें। मेरे पास इतनी फैक्ट्रीज थी, एक बिजनेसमैन, एक फैक्ट्री ओनर, कोई मेरे खिलाफ नहीं है। उनकी किडनैपिंग होती थी, 5-5, 6-6 करोड़ दे के निकलते थे। मैंने उनको रिलीफ दिलाया। मेरे सोराब गोट में डाइवो बस के अड्डे पे आप पूछ सकते हैं और दूसरे बस अड्डों से लेडीज़ उतरा करती थी, उनको बाकायदा बस समेत है ना जो है कंपाउंड में ले जाया जाता था और वहाँ उनके जेवर उतारे जाते थे और उसके बाद उनकी बसों। आपने जबरान नासिर का नाम लिया, मैंने भी 1-2 वीडियोस उनकी देखी थी, यूट्यूब पे अक्सर आपके बारे में बोल रहे होते, आपने खुद ही कह दिया, तो अच्छी बात है, आपने खुद ही जिक्र कर दिया। मेरे ख्याल से आप तरदीद भी करें ना जब इस तरह की बातें करता है कोई। राव साहब, आप पे इल्जाम लगाए, मुझ पे लगाए, किसी पे भी लगाए, आप उनको कोर्ट में लेके जा सकते हैं। आप इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? एक क्या, ये तो इतने लोग हैं, मैं किसको कोर्ट में ले जाऊं? दहशत गर्दों के खिलाफ वो नहीं बोलता, क्योंकि डिफेमेशन में आता है ना, किसी की एक केस को, ये ब्लैकमेलर हैं, ये ब्लैकमेलर है। मैं आपको बताऊं, ये हर उस केस में बात करते हैं, बाकी केसेस में नहीं करते। इतने पुलिस वाले शहीद हुए, उनके लिए उसने कितनी आवाज उठाई। समाजी कारकुन का काम है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर हर मसले पे बात करे। उसने कितने और लोगों के लिए कराए। अच्छा राव साहब, एक और इल्जाम आप पे लगाया जाता है कि आपने गुज़िश्ता इतनी दहाइयों में, 3 दहाइयों में अपनी मर्जी की पोस्टिंग और अपनी मर्जी की, जिसको हम कहते हैं मनपसंद तरक्कियां हासिल की हैं, और सियासी बुनियादों पर। इस इल्ज़ाम पर क्या जवाब? मैंने आपको बता दिया कि पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, किसी की तरक्की जो है आउट ऑफ टर्न नहीं हुई। सिर्फ जब मैं 2008 में वापस आया कोयटा से, तो मैंने यहाँ पे देखा कि मैं जब इंस्पेक्टर SHO था, तो जो मेरे पास ASI था वो SP था, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन 3-3 लेके उस वक्त। और किस चीज़ पे था? किसी ने 2 पिस्टल पकड़े, किसी ने 2 डाकू पकड़े, किसी ने एक इनकाउंटर हुआ, उस पर हो गया। तो मैंने फिर एक अपील की कि मैं तो इससे ज़्यादा मैंने ये काम किया हुआ है, तो लिहाजा मुझे एक प्रमोशन दिया जाए। उस वक्त मुझे एक प्रमोशन मिला, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया सबके साथ। इसके अलावा ना मेरी कोई तरक्की थी, ना कुछ थी। टाइम कम है, 2 से 2.5 मिनट है, मेरा प्रोड्यूसर मुझे बता रहा है। आपने प्रमोशन की बात की, चले आपने इस सवाल पे बता दिया कि कोई ऐसी बात नहीं, मनपसंद तरक्कियां कभी आपने हासिल नहीं की, सियासी बुनियादों पर आप इल्ज़ाम है, आपने तरदीद की। मुझे बताइएगा अवार्ड्स कितने मिले हैं आपको? मुझे देखें, हाल ही में मेरे ज़िले में 12 ऐसे दहशतगर्द मारे गए जो इस 440 में डालते हैं, कभी 444 कहते हैं, कभी अमेरिका ने 400 कह दिए। और वो सारे बैंड और ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जिनको अमेरिका ने खुद बैंड किया है। अमेरिका कैसे मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा सकता है बग़ैर किसी सबूत के? ये पूरी मैंने आपको बताया है। ये देखें, अगर आपका ये कैमरा इसको देख सकता है, तो इसमें ये अल-कायदा जो है ये अल-कायदा की ये धमकी है। अल-कायदा को बैंड किया, दाइश को बैंड किया, लश्कर जंगवी को बैंड किया, सबको। इनके लोग मारे गए। इन्होंने कहा कि हमारे लोग राव अनवार से इनकाउंटर में मारे गए, लेकिन हम राव अनवार को मारेंगे। अगर अच्छे लोग थे तो उनको बैंड उन पे हटा दे, और अगर बुरे लोग वो मारे गए तो फिर मुझे पे क्यों इल्ज़ाम लगाता है? आप वो कोई किडनैपिंग मैंने ख़त्म की, कोई एक आदमी ले आए जिसने मेरे खिलाफ कभी 37 इयर्स मेरी सर्विस हुई है, जिसमें किसी ने कहा हो कि मैं कभी किसी साइकिल चोर से भी मिक्सअप था, तो फिर मुझे सजा दी जाए। 37 इयर्स बहुत लंबा अरसा होता है राव साहब। और एक अच्छा राव साहब, मेरी बात पुलिस भी पकड़ती है। आखिरी मिनट है मेरे पास, एक जी 1 से 2 मिनट है मेरे पास। मैं लास्ट सवाल थोड़ा सा टची है, थोड़ा इमोशनल सवाल है, आप इमोशनल भी हो सकते हैं जवाब देते हुए। बहरहाल एक आप इंसान है। मुझे बताइएगा, 37 साल आप बता रहे हैं पुलिस के महकमे को, आपने ज़िंदगी के इतने कीमती 37 साल दिए, और आप खुद बता रहे हैं कि इसी पुलिस ने आपके खिलाफ इंक्वायरी में गलत बयानी की है। बतौर इंसान आपकी फीलिंग्स हैं, जुड़ी हुई फीलिंग्स डिपार्टमेंट के साथ, कैसा फील करते हैं, क्या तासुरात हैं आप? मेरी कोई बददयांती नहीं थी। मैंने माशरे को सुधारने के लिए एक चीज़ की, मुझसे कोई मोबाइल फ़ोन नहीं छीन सकता था। मेरे पास इतनी पुलिस थी, गार्ड होती थी। मेरे अगर बीवी बच्चे कहीं जाना चाहते तो उनके साथ भी पुलिस की गार्ड होती, उनको भी कोई नहीं। मेरा घर है ना एक बहुत सेफ एरिया में है कैंट के अंदर, जहाँ पे कभी भी कोई चोरी नहीं होती। ठीक है, ना मुझे कोई भत्ते की पर्ची देता था, ना मुझे कोई किडनैप। तालिबान ने कोशिश की है, ये जो थ्रेड लेटर्स हैं इसमें तालिबान ने लिखा है कि हम इसको किडनैप करेंगे, लेकिन नहीं कर सके। यहाँ तक लिखा है कि कैंट के अंदर जाके कोशिश करें कि इसको मारें। इससे ज़्यादा तो कोई बात नहीं हो सकती।
तो मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। मैंने कोई ऐसी बददयानती, कोई ऐसी चीज़ नहीं की। मैंने जो भी काम किया वो नेशनल इंटरेस्ट में किया, लोगों की भलाई के लिए किया, क्योंकि मेरा ये काम था। ना मेरे ख़िलाफ़ कभी किसी चोर ने कोई बयान दिया, ना किसी किडनैपर ने दिया, ना किसी लैंड ग्रैबर ने दिया। मुझे सबसे बड़े वहाँ कराची में आल बिल्डर एसोसिएशन है, उन्होंने मुझे जो है बाकायदा एक सर्टिफिकेट दिया, तकरीब की, और उन्होंने कहा कि जितनी ये हमारी मदद करता है कोई हमारी इतनी मदद नहीं करता है, और फौरी तौर पे हमारी ज़मीनों के कब्जे छुड़ाए। एक मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में या किसी थाने में कोई एप्लीकेशन नहीं है कि मैंने किसी की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ। अगर है तो ले आते। ये 2 साल तो मैं कमज़ोर था, चीफ जस्टिस खिलाफ था, सारे लोग खिलाफ थे। आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, क्या पैगाम देना चाहते हैं, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी जी, क्या जी, कोई इनाम आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, कोई पैगाम देना चाहते हैं मेरे प्रोग्राम के जरिए? ये है कि इस तरह का काम करके अपने मुल्क को बदनाम करना, पूरे पाकिस्तान की पुलिस को डीमोरलाइज किया, इदारों को बदनाम किया, दूसरे मुल्क की इंटरफेरेंस की, एक ऐसी पीटीएम एक ऐसी पार्टी बना दी गई जो इसको दूसरी तरफ ले गई कि पश्तूनों पे जुल्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।